हेलो एवरीवन, हेलो डियर लर्नर्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। हम बात कर रहे थे ड्रामा डिवाइसेस के बारे में। ड्रामा डिवाइसेस में कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि ट्रेजेडी के साथ यूज होती है, मतलब ट्रेजेडी में यूज होती हैं। कुछ ऐसी हैं जो जस्ट से कॉमेडी में यूज होती हैं, तो उनके बारे में बात की थी। जैसे लास्ट टर्न पर हम लोगों ने कैथारसिस के बारे में सीखा था, कैथारसिस क्या है। फिर हमने हमार्सिया के बारे में बात की थी और हमार्सिया को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया था कि हमार्सिया है क्या। वो जो ट्रेजिक फ्लॉ है, या आप कह सकते हो एक तरीके से कि एक ऐसी मिस्टेक जिसकी वजह से जो प्रोटैगोनिस्ट है उसका डाउनफॉल चालू हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमार्सिया बोलते हैं, ट्रेजिक फ्लॉ बोलते हैं। वो जो कदम उठाता है वो, जिसकी वजह से वो अपने डाउनफॉल की तरफ बढ़ता है, उस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, हमार्सिया बोलते हैं। दो एग्जाम्पल के सारे हमने इसको समझा था, जिसमें हम लोगों ने बात की थी मैकबेथ की, बात की थी हम लोगों ने अथेलो की। अथेलो जो था वो एक्सट्रीम जीलसी की वजह से उसका डाउनफॉल होता है। वो बहुत ज्यादा शक करता है अपनी मिसेज पर, है ना, और वो एक कंस्पिरेसी का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। आज उसी के आगे करते हैं प्रोसीड, और ये हमार्सिया के कुछ एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं। जैसे किंग लियर की अगर बात करेंगे तो किंग लियर में जो हमार्सिया है, वो जो फॉल्स स्टेप है वो कौन सा है, वो है प्राइड, जिसकी वजह से एंगर, जिसकी वजह से डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो किंग लियर। अथेलो एक्सट्रीम जेलसी, तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा फैटल फ्लॉ था, या फिर कह सकते हो ट्रेजिक फ्लॉ था, जिसकी वजह से डाउनफॉल आया, ट्रेजेडी हुई, कैटास्ट्रॉफिक एंड हुआ। ये क्वेश्चन बन जाता है। हैमलेट में प्रोक्रेस्टिनेशन, सही समय पर डिसीजन नहीं ले पाता है हैमलेट, तो प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो उसके डाउनफॉल का कारण बना। और मैकबेथ ऑलरेडी डिस्कस किए थे, वीक विल का शिकार है, कि ये दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति नहीं है, ये वीक विल का इंसान है ना, जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल आ जाता है। ठीक है, डाउनफॉल या इवेंट समटाइम्स नियर डेथ यू कैन से, है ना। तो ये हमार्सिया के बारे में हमने लास्ट टर्न पर डिस्कशन किया था। आज हम बढ़ते हैं उसी के आगे से पेरिपेटाया। इसका पेरिपेटाया इसको पढ़ते हैं। पेरिपेटाया का मतलब क्या है कि जैसे कोई हीरो है, कोई प्रोटैगोनिस्ट है, उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, लेकिन अचानक से एक टर्न आता है। वो जो टर्न है दैट इज कॉल्ड पेरिपेटाया, है ना। ये टर्न आपका जो गुड से बैड की तरफ, मतलब जो फॉर्चून है, किस्मत जो है अभी तक उसके साथ है, अचानक से क्या होता है, सडनली एक चेंज आता है। वो जो चेंज है, वो जो टर्न है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिपेटाया कहते हैं, है ना। लेकिन याद रखने वाली बात जो है यहाँ पर, अगर हम समझे बात को, तो जो मेन बात याद रखने वाली है वो ये है कि पेरिपेटाया जो होता है वो गुड से बैड होता है ना, गुड से बैड होता है, बैड से गुड नहीं होता है, ये ध्यान देना। क्योंकि बैड से गुड कहोगे तो कॉमेडी का पार्ट हो जाएगा। पेरिपेटाया इज द पार्ट ऑफ ट्रेजेडी, ये ट्रेजेडी का हिस्सा होता है। तो आप ये ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है, कि आप ऐसे इस बात को ऐसे भी कह सकते हो कि हाई टू लो, ठीक है, पहले सब कुछ सही चल रहा है, अचानक से लो पार्ट आ जाता है ना। फॉर्चून अगेंस्ट हो जाता है उसके, जो आपका प्रोटैगोनिस्ट है उसके अगेंस्ट हो जाता है, तो इस चीज को बोलते हैं पेरिपेटाया। आइए डेफिनेशन की तरफ थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, रुक करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इट मीन्स अ सडन चेंज। पहले तो इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए कि आ सडन चेंज, इसको हम पेरिपेटाया कहते हैं, सडन चेंज। लेकिन याद रखना है वो सडन चेंज आपका अच्छे से बुरे की ओर होना चाहिए, ना कि बुरे से अच्छे की ओर, है ना। देखिए ट्रेजेडी और कॉमेडी में यही अंतर है कि कॉमेडी में शुरू में सारी चीजें मतलब बहुत ही बुरी चल रही है, लेकिन लास्ट में कॉमिक एंड होगा, मतलब चीजें सब कुछ व्यवस्थित हो जाएंगी। आई मीन जो नायक है उसको अपनी नायिका मिल जाएगी, या यूं कह सकते हैं उनकी मैरिज हो जाएगी, सब कुछ चीजें जो है वो सेटल्ड हो जाएंगी, या फिर कुछ ऐसा मतलब मिल जाने वाला है जो उनको बहुत ही सुखद, जिसके लिए वो मतलब संघर्ष कर रहे थे। तो ये कॉमेडी है। लेकिन ट्रेजेडी इसका जस्ट अपोजिट है कि आप इसको क्या कहते हो कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, अचानक से बुरा आया। तो जो पेरिपेटाया है वो अच्छे से बुरा है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो वही कह रहा है सडन चेंज है इन द फॉर्चून ऑफ द हीरो, हीरो कह लीजिए, प्रोटैगोनिस्ट कह लीजिए। और कहां से, ये बात याद रखनी है, फ्रॉम गुड टू बैड, फ्रॉम गुड टू बैड, अच्छाई से बुराई की तरफ। जो फॉर्चून है वो अचानक चेंज हो जाता है, और वो अभी तक फॉर्चून था, मिस फॉर्चून बन रहा है ना। या फिर आप इसे कह सकते हो हाई टू लो, इट प्रोड्यूसेस
फीलिंग आर पिटी आर फियर इन द हार्ट्स ऑफ द रीडर आर द ऑडियंस। तो इससे क्या होता है, देखिए हम सभी, आप जो भी स्पेक्टेटर है, जो भी रीडर्स हैं, है ना, उनके मन में एक फियर का फीलिंग आता है ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अटैच हो चुके होते हैं उस प्रोटोगोनिस्ट के साथ। उसको लग रहा होता है वो बहुत ही अच्छा इंसान है, उसमें सारी अच्छाइयां हैं, लेकिन एक ट्रेजिक फ्लॉ है जिसको अमार्सिया बोलते हैं हम लोग, उसकी वजह से वो अपने डाउनफॉल को प्राप्त हो रहा है। तो वो जो अभी तक जितनी अच्छाइयां थी वो बुराइयां में चेंज हो रही हैं, मतलब गुड टू बैड जो चेंज हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिपेटाया कहते हैं। तो होप सो क्लियर हो गई बात। और इस पेरिपेटाया की वजह से ऑडियंस जो है, जो स्पेक्टेटर है, जो ऑडियंस है, जो रीडर है, उसके मन में भी फियर जागृत हो जाता है कि अब इस इंसान के साथ, वैसे तो ये इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन एक कमी की वजह से, एक फॉल्ट की वजह से, एक ट्रेजिक फ्लॉ की वजह से इसके लाइफ जो है पूरी बर्बाद होने वाली है। तो उसको देख करके, सुन करके, पढ़ करके, ठीक है, रीडर के मन में, ऑडियंस के मन में, स्पेक्टेटर के मन में क्या आता है, फियर की फीलिंग आ जाती है ना। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा इसमें पेरिपेटाया में, इसमें एक ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि मतलब ये बताइए कि एक ऐसा ड्रामा डिवाइस है, एक ऐसी ड्रामा डिवाइस जिसमें सडन चेंज को जो सडन चेंज को बताती है, और वो सडन चेंज कैसा है, फ्रॉम गुड टू बैड, उसको क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है, वो नाम है पेरिपेटाया। आइए आगे बात करते हैं कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ मैंने आपको बताया था, दो चीजें होती हैं, किसी प्ले का जो एंड होता है दो तरीके से होता है, या तो कॉमेडी या तो ट्रेजेडी। कॉमेडी मतलब सब कुछ अच्छा हो गया बाद में, जिसको डिन्यूमेंट का नाम देते हो, और ट्रेजेडी मतलब सब कुछ बुरा हो गया, लास्ट में जो नायक है, जो प्रोटागोनिस्ट है, उसकी डेथ हो जा रही है ना। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटास्ट्रॉफ बोलते हैं, दुखांत कह सकते हो इसको, है ना। चलिए तो अब इसके बारे में बात करते हैं, एक एक स्टेप समझते हैं। कह रहा है कैटास्ट्रॉफ इन लिटरेचर द फाइनल एक्शन दैट कंप्लीट्स, ये फाइनल एक्शन है पहली बात, दैट कंप्लीट्स अनरावलिंग ऑफ द प्लॉट इन अ प्ले, स्पेशली इन अ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी के रूप में खत्म होता है, फाइनल एक्शन है। कैटास्ट्रॉफ इज द एंटोनिम ऑफ डेनोमेंट। डेनोमेंट का क्या है, ये अपोजिट है, ये हम लोगों ने बात की थी। कॉमेडी का दूसरा नाम डेनोमेंट है और ट्रेजेडी का दूसरा नाम कैटास्ट्रॉफ है। The term is sometimes applied to similar in a novel or a story। तो ये नॉवेल और स्टोरी में भी इसी तरीके से वाइस वर्सा देखने को मिलता है। तो कैटास्ट्रॉफ फिलहाल जानते हो, तो इसमें बहुत ज्यादा समझने लायक चीज नहीं है। रिकॉग्निशन अगला जो टर्म है, रिकॉग्निशन का मतलब पहचान, है ना। अब इसको देखिए पढ़िएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि रिकॉग्निशन का मीनिंग क्या है, इसको कैसे मेमोराइज रख सकते हो, है ना। तो कह रहा है व्हेन अ ट्रेजिक हीरो रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ डिसेप्शन आर इल्यूजन फॉर लॉन्ग टाइम, है ना। तो जब कोई हीरो है, जो प्रोटोगोनिस्ट है, वो लंबे समय तक किसी डिसेप्शन का शिकार है, और वो डिसेप्शन जो रीडर है उसको पता चल रहा है, जो ऑडियंस है उसको पता चल रहा है, और वो जो स्पेक्टेटर है उसको पता चल रहा है, लेकिन उस प्रोटोगोनिस्ट को खुद नहीं पता है कि वो किस डिसेप्शन का शिकार हो रहा है ना। और आगे क्या कह रहा है, आफ्टर सम टाइम दैट इल्यूजन आर डिसेप्शन लीड्स हिम टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड द सिचुएशन बट द रियलाइजेशन ऑफ इट्स फॉली आर मिसअंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड रिकॉग्निशन। वो जो गलती हुई है उससे, जिसकी वजह से आगे ट्रेजिक एंड होने वाला है, वो जो मिस्टेक है ना, वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। जो आपका प्रोटोगोनिस्ट है, जो हीरो है, वो उस चीज को नहीं समझ पा रहा है, लेकिन एज अ ऑडियंस, एज अ रीडर हम उस चीज को पहले पहचान लेते हैं, लेकिन चूंकि वो एक्ट कर रहा है, उसके हमें बाकी की चीजें पता चल रही है, लेकिन उसको पता नहीं चल पा रही कि वो किस डिसेप्शन का शिकार हो रहा है। तो इसी डिसेप्शन को जो वो फील नहीं कर पा रहा है, ये एक्चुअल में उसको जब तक फील होता है तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है ना। तो इसी चीज को क्या कहते हैं, रिकॉग्निशन कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा, कह रहा है दैट इल्यूजन और डिसेप्शन लीड्स हिम टू मिसअंडरस्टैंडिंग। तब तक वो मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो चुका होता है, बहुत लंबा समय हो जाता है, तो फिर वो जब तक उसको उस मिस्टेक का, उस फॉली का रियलाइजेशन होता है, तो इसी चीज को बोलते हैं रिकॉग्निशन। तो होप सो समझ आ गई होगी बात। आगे चलते हैं, अगले टर्म की बात करते हैं। तो पेरिपेटाया समझ में आया, अमार्सिया समझ में आया, कैटास्ट्रॉफ समझ में आया, और रिकॉग्निशन की हमने बात कर लिया। अब बात करते हैं पोएटिक जस्टिस। ये तो वर्ड से ही क्लियर है, और आप इसी वर्ड से ही इसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं कि पोएटिक जस्टिस का मतलब क्या होता है। इसको आप रिलेट कर सकते हो, कैसे रिलेट कर सकते हो कि जैसे पुराने समय की जो मूवीज होती थी,
ठीक है। हालांकि आज की मूवीज में काफी सारे चेंज है, जो मॉडर्न मूवीज है उनमें काफी सारा चेंज है, लेकिन अगर टिपिकल आप बॉलीवुड की मूवीज को देखें जो बहुत पुराने समय की मूवीज है, तो उनमें अगर आप देखेंगे तो उनमें पोएटिक जस्टिस देखने को मिलेगा। कि पोएटिक जस्टिस का मतलब जो अच्छा करता है उसको रिवार्ड मिलता है, और जो बुरा करता है उसको उसको पनिशमेंट मिलता है ना। जैसे आप देखते हो कि कोई विलन है, तो जो विलन है जो बुरे काम कर रहा है वो लास्ट में मारा जाता है, और जो हीरो है वो जो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छा कर रहा है, वो लास्ट में उसको रिवार्ड मिलता है ना। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं पोएटिक जस्टिस। ये इसीलिए बॉलीवुड मूवीज खासतौर से इसीलिए जाने जाते थे, अपने पोएटिक जस्टिस के लिए जाने जाते थे। तो पोएटिक जस्टिस का मीनिंग जो है वो होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि पोएटिक जस्टिस इन लिटरेचर डिस्क्राइब अ लिटरेरी डिवाइस, ये एक लिटरेरी डिवाइस को डिफाइन करता है इन विच इविल कैरेक्टर्स आर पनिश्ड, जो दुष्ट प्रवृत्ति के कैरेक्टर्स हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको पनिश किया जाएगा। जो जितने भी इविल कैरेक्टर्स हैं आर पनिश्ड, आर ब्रॉट टू जस्टिस फॉर देयर एक्शन, एंड गुड कैरेक्टर्स आर रिवार्डेड। तो जो बुरा है, जो बुरा कर रहा है उसको पनिश किया जाएगा, जो अच्छा कर रहा है उसको रिवार्ड मिलेगा, है ना। ये क्या है, ये पोएटिक जस्टिस है। तो जस्टिस से याद कर सकते हो, जस्टिस मतलब न्याय। तो जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा न्याय होगा, बुरा करेगा तो उसके साथ बुरा होगा, अच्छा करेगा तो उसको अच्छा। जैसे इंग्लिश का एक सिंपल सा एडियम है, अगर आपने पढ़ा होगा, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी कुछ इसी तरीके का एडियम है, वो भी सेम ही है कि मतलब रिवार्ड फॉर गुड वर्क्स एंड पनिशमेंट फॉर बैड वर्क, है ना। आगे चलते हैं। लिटरेचर दैट utilizes poetic justice will often have happy ending with moral lesson for the reader to learn, है ना। और खासतौर से पोएटिक जस्टिस इस वजह से और यूज किया जाता है ताकि इससे लोगों को एक मॉरल लेसन मिल सके, और एक हैप्पी एंडिंग तो होगी ही, ऑब्वियस सी बात है कि जो पोएटिक जस्टिस है इसमें एक क्या होगी, हैप्पी एंडिंग होगी, क्योंकि लास्ट में जो बुरा करेगा उसके साथ बुरा होगा, जो अच्छा करेगा उसके साथ अच्छा होगा। तो ये पोएटिक जस्टिस जो है ये खासतौर से आपका ड्रामा डिवाइसेस में अगर बात करें तो ये आपका कॉमेडी का ज्यादा पार्ट है, ठीक है, ट्रेजेडी की अपेक्षा। जैसे पेरिपेटाया है, ये कॉमेडी का पार्ट नहीं है। कैथार्सिस जो है वो कॉमेडी का पार्ट नहीं है। हमार्सिया कॉमेडी का पार्ट नहीं है। लेकिन इसकी बात करें पोएटिक जस्टिस की, तो ये कॉमेडी का पार्ट है, क्योंकि लास्ट में अगर हैप्पी एंडिंग हो रही है तो हैप्पी एंडिंग का मतलब क्या है, हैप्पी एंडिंग का मतलब ये है कि वो एक कॉमेडी है, वो ट्रेजेडी नहीं है। ट्रेजेडी और कॉमेडी में यही अंतर है कि अगर हैप्पी एंडिंग है तो आपकी कॉमेडी है, वो ट्रेजेडी नहीं है। तो पोएटिक जस्टिस का पूरा मीनिंग एक बार में अगर आपको डिफाइन करना पड़े तो आप ये कह सकते हो कि जिसमें बुरे के साथ बुरा किया जाए, मतलब बुरे को पनिशमेंट मिले, अच्छे को रिवार्ड मिले, और जो एक मॉरल लेसन दे रीडर को, और मॉरल लेसन देने के साथ साथ इसमें हैप्पी एंडिंग भी होगी। तो ये बातें आपको इसके पोएटिक जस्टिस के बारे में याद लर्न रखनी है। सॉलिलोक्वी, ये बहुत ज्यादा आता है, इंपॉर्टेंट है। सॉलिलोक्वी के बारे में ड्रामा डिवाइसेस वैसे भी इंपॉर्टेंट है, यू नो वेरी वेल, है ना। इनसे क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आई थिंक सो सोनेट से बहुत पूछे जाते हैं, है ना। सोनेट के बाद एलिजी से ले लेता है, ऑड से ले लेता है, उसके बाद अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो आपके ड्रामा डिवाइसेस है, इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो सॉलिलोक्वी क्या होता है, सॉलिलोक्वी के बारे में बात करें तो सोलो का मतलब एक होता है, लॉक का मतलब बोलना होता है। लॉक का मतलब टॉक से होता है, तो इसको बोलते हैं लाउड टॉकिंग टू वन सेल्फ। अब ये समझिएगा ये है क्या, पढ़ने में तो आपको थोड़ा सा मतलब हो सकता है डिफिकल्ट लगे, लेकिन एक्चुअली अगर आपने समझ लिया तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। जैसे मॉडर्न जो मूवीज है, जो सीरियल है, तो उसमें कोई कैरेक्टर क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो आपको पता चल जाता है। कैसे, क्योंकि बैकग्राउंड में एक वॉइस चल रही है, और वो क्या है, उसकी लिप्स मतलब लिप्स नहीं वो हो रहे हैं, लिप्स मूवमेंट नहीं हो रहे हैं, है ना। तो इससे पता चल रहा है कि वो बोल नहीं रहा है, लेकिन वो क्या सोच रहा है वो एक लाउड थिंकिंग के माध्यम से, जो जैसे वॉइस जो है वो पहले रिकॉर्ड कर ली गई, है ना, और उस समय उस वॉइस को प्ले कर दिया गया, लेकिन वो उस समय बोल नहीं रहा है, लेकिन वो क्या सोच रहा है, वो जो बैकग्राउंड नॉइज है, बैकग्राउंड जो एक तरीके से आप कह सकते हो टोन है, उससे पता चल जाता है कि वो एक्चुअल में उसके मन में क्या चल रहा है, वो कैसा षड्यंत्र बना रहा है ना। अक्सर जो इस समय के मॉडर्न, इस समय के जो सीरियल्स है आप उनमें देखिए, ठीक है,
कि जो बहू है वो किस तरीके से कंस्पिरेसी तैयार कर रही है सास के प्रति, है ना, सास कैसे क्या कर रही है। तो ये घर घर की कहानी यही है ना, तो आप ये देखते हो। तो वास्तव में जो सॉलिलोक्वी है, तो इस समय तो आप आसानी से पहचान जाते हो कि उस कैरेक्टर के मन में क्या चल रहा है, ठीक है। लेकिन पहले के समय में क्या था, ये चीज मतलब इस तरीके इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाए। तो क्या करता था, जो कैरेक्टर है वो आ करके स्टेज में आ करके खुद ही बोलता था, वो है ना, कि वो उसके मन में क्या चल रहा है वो खुद ही लाउड टॉकिंग के माध्यम से अपनी बात को रखता था। सोलो मतलब अकेले अकेले आकर के वो क्या करता था, अपनी बात को रख। दिस इज कॉल्ड सॉलिलोक्वी, है ना। कई लोग कंफ्यूज होते हैं सॉलिलोक्वी है क्या, उसका मीनिंग नहीं समझ आ रहा है, तो दिस इज द रियल मीनिंग। तो अब देखिए इसके बारे में क्या है। In soliloquy, a character expresses his thoughts while talking to himself। जब खुद से बात कर रहा है, खुद से बात कर रहा है मतलब अपने बारे में वो क्या सोच रहा है, क्या मतलब उसकी रणनीति है, ठीक है, क्या स्ट्रेटजी है, वो बता रहा होता है ना। तो दिस इज कॉल्ड सॉलिलोक्वी। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि एक कैरेक्टर अकेला आकर के स्टेज पर अपने बारे में बता रहा है कि वो क्या सोच रहा है ना। दिस इज कॉल्ड सॉलिलोक्वी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट, कॉमिक रिलीफ। ये कॉमिक रिलीफ क्या होता है, जैसे कोई ट्रेजेडी है, ये जो कॉमिक रिलीफ है ये ट्रेजेडी का ही पार्ट है, ये कॉमेडी का पार्ट नहीं है। पहली बात ये समझ लीजिए, आपको ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कौन किसका पार्ट है। कैथारसिस ट्रेजेडी का पार्ट है, मार्सिया ट्रेजेडी का पार्ट है, पेरिपेटाइया ट्रेजेडी का पार्ट है। इसके पहले आपने जो पढ़ा सॉलिलोक्वी, सॉलिलोक्वी तो किसी में हो सकता है, तो मतलब कोई आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। कॉमिक रिलीफ ये किस में आता है, ये स्पेशली कॉमेडी का ट्रेजेडी का पार्ट है। अब इसको कॉमिक रिलीफ को जरा समझते हैं। जैसे मान लो कोई ट्रेजेडी है, तो उस ट्रेजेडी का जो एटमॉस्फियर होगा बहुत ही सीरियस होगा, बहुत ही ज्यादा सेंटिमेंटल होगा, ठीक है, कि लोग बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रहे होंगे, ठीक है, उस प्रोटागोनिस्ट के साथ जुड़ करके, या उस तरीके की चीज जो पढ़ रहे हैं वो उससे बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे। तो ये जो कॉमिक रिलीफ है ये बीच बीच में ऐसे सीन्स को इंसर्ट करना जिससे ऑडियंस का जो मूड है वो थोड़ा सा लाइट हो सके, है ना, वो उस ग्रेविटी से थोड़ा सा बाहर आ सके और थोड़ा सा हल्का महसूस कर सके। जब आप बहुत ज्यादा मतलब ट्रेजेडी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं तो आप बहुत ज्यादा सीरियस महसूस कर रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा ग्रेव हैं, आप बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल फील कर रहे हैं। लेकिन उसी बीच में क्या है कि एक कॉमिक रिलीफ कॉमिक सीन डाल दिया गया है ना। जैसे आप अक्सर मूवीज वगैरह में देखते हैं, है ना, कि कोई कॉमेडी जो एक्टर्स है वो आकर के क्या कर रहा है, एक कॉमिक सीन प्ले कर रहा है, जिसकी वजह से जो ऑडियंस है वो थोड़ा सा बीच में उसको थोड़ा सा मूड जो है वो लाइट हो जा रहा है, थोड़ा सा हंस ले रहा है ना। तो उस समय बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, फिर उसके बाद फिर वापस से वो अपनी ट्रेजेडी के साथ कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो ये कॉमिक रिलीफ का मतलब हो गया एक छोटा सा इंटरप्शन जिससे ऑडियंस हंस सके। जैसे मान लो कोई मूवी है, मूवी का एग्जांपल लो तो आप अच्छे से समझ पाओगे, और बीच में जॉनी लीवर आकर के कोई ऐसा कॉमिक सीन इंसर्ट किया गया है उसको प्ले करते हुए, है ना, तो वहां से पता चल रहा है वो जो कॉमिक रिलीफ, दिस इज कॉल्ड कॉमिक रिलीफ, आप ये कह सकते हो। तो आपको समझ आ गया होगा। तो ये मीनिंग क्या है इसका, द इंटरप्शन ऑफ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी में बीच में इंसर्ट किया गया है, और क्या कर रहा है, बाय अ कॉमिक एपिसोड, एक कॉमिक एपिसोड डाल दिया गया जिससे जो रीडर है, जो एक्सपेक्टेटर है, उनका जो मूड है वो थोड़ा सा लाइट हो सके। आगे चलते हैं असाइड। असाइड का मतलब जैसे मान लिया कोई ड्रामा है जो प्ले हो रहा है ना, और उसमें से एक जो करेक्टर है वो साइड में आकर के एड्रेस करता है ऑडियंस को कि अब देखो अब क्या होने वाला है। दिस इज कॉल्ड असाइड, है ना। तो अब इसको पढ़ करके देख लीजिए तो और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे असाइड का मीनिंग, व्हेन अ करेक्टर इन वर्क ऑफ फिक्शन एड्रेसेस द ऑडियंस डायरेक्टली फॉर अ मोमेंट, एक मोमेंट के लिए वो डायरेक्ट आकर के क्या करता है, एड्रेस करता है, किसको, ऑडियंस को डायरेक्ट एड्रेस कर रहा है। एक्सप्रेसेस अ ट्रुथ, एक ट्रुथ को बताता है, रिवील अ फीलिंग या फिर किसी फीलिंग को बताता है, और कमेंट ऑन द इवेंट्स ऑफ द स्टोरी, या तो स्टोरी के बारे में कोई कमेंट कर रहा होता है। तो दिस इज कॉल्ड असाइड। असाइड मतलब जो एक तरीके से जो प्ले है वो परफॉर्म किया जा रहा है, उसी में सडनली बीच से आकर के एक जो कैरेक्टर है वो क्या करता है, ऑडियंस से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा है, और वो बताता है, या तो किसी ट्रुथ को बता रहा होता है, या तो किसी फीलिंग को बता रहा होता है, या तो किसी स्टोरी को लेकर के, स्टोरी के इवेंट को लेकर के वो कमेंट कर रहा होता है। दिस इज कॉल्ड असाइड।
आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट ट्रेजेडीज जो हैं इनसे कई बार क्वेश्चन बन जाता है, तो आइए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट ट्रेजेडीज के कौन कौन से पार्ट है, उनको लेकर के डिस्कस करते हैं। जैसे पहला है आपका हैमलेट। ये तो मतलब शेक्सपियर की जो 4 ट्रेजेडीज है तो वो तो आप भूल ही नहीं सकते, वो तो मीन्स बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। क्वेश्चन तो छोड़ो, मतलब आपको पढ़ना चाहिए प्ले, है ना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो हैमलेट है, ओथेलो है, मैकबेथ है, ये तो सभी शेक्सपियर के, विलियम शेक्सपियर के, है ना। विलियम शेक्सपियर ने टोटल कितने प्लेज लिखे, तो आपका आंसर क्या होता है 37 प्लेज लिखे हैं विलियम शेक्सपियर ने। अभी शेक्सपियर हमारे सिलेबस का हिस्सा है, तो हम उनको अच्छे से, बहुत अच्छे से कवर करेंगे, खासतौर से पीवाईक्यूज को ध्यान में रख करके, और क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसी होती है, टोन कैसी होती है, उसको लेकर के हम पूरा कवर करेंगे। तो हैमलेट है, ओथेलो है, मैकबेथ है, ये मतलब शेक्सपियर की ट्रेजेडीज है। रोमियो एंड जूलियट के बारे में आप पढ़ते हो, ये भी ट्रेजेडी है। जूलियस सीजर है, एंटोनी एंड क्लियोपात्रा, ऑल दीज ट्रेजेडीज आर विलियम शेक्सपियर। ये किसकी ट्रेजेडीज है, ये विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज है, विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज है। तो होप सो बात क्लियर हो गई। विलियम शेक्सपियर के ट्रेजेडीज के बारे में बात की जाए तो हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, रोमियो एंड जूलियट, जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपात्रा। बाकी इसके अलावा और भी है। मर्डर इन कैथेड्रल टीएस इलियट की ट्रेजेडी है, ठीक है। इसके बारे में अगर बात करें तो ये किसकी ट्रेजेडी है, ये है टीएस इलियट साहब की, टीएस इलियट, थॉमस स्टर्न इलियट, है ना, उनकी ट्रेजेडी है। अगला है आपका ऑल फॉर लव, ड्राइडेन, जॉन ड्राइडेन की ये बड़ी फेमस ट्रेजेडी है, जॉन ड्राइडेन। टीएस इलियट, मर्डर इन कैथेड्रल, ऑल फॉर लव, जॉन ड्राइडेन। ब्रोकन हार्ट, द ब्रोकन हार्ट, जॉन फोर्ड, ये किनकी है, जॉन फोर्ड की, द ब्रोकन हार्ट। और द वाउंड्स ऑफ सिविल वॉर, ये थॉमस लॉज की ट्रेजेडी है, ये है थॉमस लॉज, है ना। तो ये कुछ ट्रेजेडीज के बारे में बात थी, ड्रामा डिवाइसेस के बारे में बात थी, जो हमने डिस्कस किया आज के सेशन में, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे इसके बाद ट्रेजिक कॉमेडी की, फिर हम बात करेंगे इसके बाद कॉमेडी की तरफ आ जाएंगे। ट्रेजिक कॉमेडी के बाद फिर हम लोग बात करेंगे कॉमेडी के बारे में, है ना। ये जो बाकी चीजें हैं नेक्स्ट टर्न पर हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉमेडी के टाइप्स भी सीखेंगे, कॉमेडी की टाइप्स क्या है उन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रोज सेक्शन के बारे में। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही है। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू क्लास।